कोलिजियम सिस्टम बिल्कुल गलत सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर ये हमेशा रहता है कि जजों के बच्चों को प्रेफरेंस मिलती है। एक पक्ष ये कहता है कि अगर किसान अपने अधिकार की बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो हमारे अधिकार का हनन क्यों कर रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर उंगलियां तो अब भी उठती हैं। एक फैसला सरकार के हक में दे दो तो जो कुछ बहुत से एक काकस है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लॉबी है, ओ हो ये बिक गया, ये बिक गया। और सरकार के अगेंस्ट दे दो तो दूसरी लॉबी कहती है ये एंटी गवर्नमेंट है, ये एंटी गवर्नमेंट है। ये कोर्ट, काला कोर्ट जो वकीलों के ऊपर लादा गया है और जजों को भी नीचे पहनना पड़ता है, एक मानसिक गुलामी का प्रतीक है। संविधान के अंदर ये लिखा है कि आपको सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लानी है। आज इंडिया की आवाज में हमारे साथ एक ऐसे जज हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो बहुत कड़वा बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं, जिन्होंने आतंकवादी अफजल गुरु का डेथ वारंट जारी किया था। आज हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस SN डिंगरा सर। India.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, जब भी आप भी जज रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, जब भी जजों की नियुक्ति की बात आती है, कॉलेजियम सिस्टम की बात होती है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जजेस की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति होती है, लेकिन कई जज ऐसे भी हैं जो इस पर सवाल उठाते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, इसके लिए कोई दूसरा विकल्प होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर? मैं इस पर पहले भी अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। मेरे विचार से भी कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल गलत सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर ये हमेशा रहता है कि जजों के बच्चों को प्रेफरेंस मिलती है। जजों के रिश्तेदारों को, जजों के चैम्बर से, उनके भाइयों के चैम्बर से, उनके क्लोज दोस्तों के चैम्बर से जो लोग निकलते हैं उन सबको प्रेफरेंस मिलती है, और कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। बिल्कुल, मैंने कह दिया कि ये योग्य है तो ये योग्य है। ऐसे भी जज नियुक्त हुए हैं जिनकी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं समझ पाता। हिमाचल के 2 केस ऐसे सुप्रीम कोर्ट के पास आए जिनमें सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि भैया हमें नहीं समझ आ रहा है कि इस जजमेंट में लिखा क्या है। तो वो जो है हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट ने ही अपॉइंट किए थे। तो ये अपॉइंटमेंट्स का न तो कोई क्राइटेरिया है, ना ही किसी किस्म की कोई योग्यता जांची जाती है। एक ही योग्यता होती है कि आपका सिफारिश कितनी है, किसके पास। मतलब आपका कहने का मतलब है कि योग्यता के आधार पर जजों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये अलग बात है कि नियुक्त लोगों में से कुछ योग्य भी होते हैं। अच्छा, ओके। मैं ये नहीं कहता कि जितने नियुक्त होते हैं वह योग्य होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो वकील रह चुके होते हैं, कई साल का प्रैक्टिस का अनुभव होता है। सिफारिश के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो योग्य भी होते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है कि अंधा बांटे रेवड़ी मुड़ मुड़ अपने को दे। बिल्कुल। तो वो जो है कॉलेजियम जो है कोशिश करता है कि अपने दो। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि हर कॉलेजियम का सदस्य कोशिश करता है मेरी जान पहचान वाले जाए। बिल्कुल। इस बारे में बहुत से लेख भी छप हुए हैं कि ये जो है बार्टर सिस्टम हो गया कि तुम मेरा करोगे तो मैं तुम्हारा अप्रूव कर दूंगा। और इसमें सरकार भी इन्वॉल्व होती है। सरकार का भी ये होता है कि भैया देखो ऐसा है, अगर मेरे कैंडिडेट नहीं अप्रूव होंगे तो आपके भी हम रोक लेंगे। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर योग्यता को दरकिनार करके अपनी अपनी जान पहचान, सिफारिश और सपोर्टर्स को ही आगे। तो सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, NGAC एक अच्छा सॉल्यूशन था। अच्छा। कि उसमें अंतिम से सुप्रीम कोर्ट की थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं नहीं ये नहीं चाहिए तो नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर 2 लोग ऐसे थे जिनको जनता में से चुना जाता। एक लॉ मिनिस्टर था। अब मुझे नहीं समझ आता, वैसे आपको लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल और सबकी दृष्टिकोण अपने केसों में चाहिए, लेकिन अपॉइंटमेंट के समय उनका दृष्टिकोण नहीं चाहिए। क्यों? उनका भी अपना अनुभव है और उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं
आपको IB रिपोर्ट्स हैं, दूसरी एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, वो सब होती हैं। तो वो उस आधार पर आपको सही सलाह दे सकते हैं। ये तो है नहीं कि सरकार में जो आदमी है वो गलत सलाह देगा। हाँ, ये मान के क्यों चलते हैं? और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज क्या दूध के धुले होते हैं, वो भी इसी समाज से आते हैं। क्योंकि बार बार आरोप सरकार पर ही लगता है कि सरकार का इंटरफेरेंस बहुत बढ़ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। अगर सरकार को इंटरफेरेंस बढ़ाना हो तो वैसे भी बढ़ा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर उंगलियां तो अब भी उठती हैं। एक फैसला सरकार के हक में दे दो तो जो बहुत से एक काकस है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लॉबी है, ओ हो ये बिक गया, ये बिक गया। और सरकार के अगेंस्ट दे दो तो दूसरी लॉबी कहती है ये एंटी गवर्नमेंट है, ये एंटी गवर्नमेंट है। तो ब्रांडिंग तो अब भी होती है, तो उसका क्या करोगे? इसके कारण आप जो है एक उचित सिलेक्शन के सिस्टम को नहीं अपनाओगे। बिल्कुल, वो गलत है। सर आप इंडियन कल्चर की बात करते हैं। अभी जब मैं आया तो आपने कोर्ट के लिए भी उस चीज़ का पूछा, तो मुझे भी ये चीज़ समझना था, आप किस तरह से देखते हैं वकील जो काले कोट पहनते हैं, क्या मतलब सही नहीं है या किस हिसाब से? देखिए, ये काला कोट भारत में अंग्रेज़ों के समय इंट्रोड्यूस हुआ। वहाँ का मौसम अलग है। वहाँ साल में 2 महीने छोड़ करके बाकी 10 महीने बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है। यूरोप में, इंग्लैंड में। भारत के एक हिस्से में, नॉर्थ में, उत्तर भारत में ही 2 महीने की सर्दी होती है। शेष समय आपको कोट पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। आप दक्षिण में चले जाओ, हाँ। आपके पास जो है वहाँ का मौसम ऐसा है कि आप साधारण वस्त्र पहन करके आप सारा काम कर सकते हो। अब एक तरफ हम चिल्लाते हैं एनवायरनमेंट वो हो रहा है, हम वातावरण को दूषित कर रहे हैं। आप सोचिए, सिर्फ कोट पहनने के कारण ही हर अदालत के अंदर AC लगाने पड़ते हैं। हर अदालत में भारत की एक नीचे से नीचे की अदालत लेके ऊपर के ऊपर एयर कंडीशन कमरे हैं जिसका टेम्परेचर 18 डिग्री रखना पड़ता है, क्योंकि आपने कोट पहना है, नहीं तो आप पहन नहीं सकते। अगर आपको थोड़ी सी भी एनवायरनमेंट की फिक्र हो तो आप कम से कम वकीलों का यूनिफॉर्म तो ऐसा बना सकते हैं जो मौसम के अनुकूल हो। बिल्कुल। और ये असल में हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक है। अच्छा। ये कोट, काला कोट जो वकीलों के ऊपर लादा गया है और जजों को भी नीचे पहनना पड़ता है, एक मानसिक गुलामी का प्रतीक है। आप नीचे या चले जाइए, बहुत से ऐसे वकील हैं जो बार बार मतलब उनके पास एक ही कोट है, वो छुट्टियों में कोट धुलवाते होंगे। हाँ। वैसे वो एक ही कोट पहनते हैं। अगर आप उनका हाल देखें तो कोट के ऊपर सफ़ेद पसीने की लकीरें आती हैं। बाप रे। तो वो क्यों है? क्यों उनको मजबूर किया जाता है कि वो काला कोट पहन कर रहे? वो वैसे ही बिना कोई और बना दीजिए जिससे उनकी पहचान हो सके कि ये वकील है। पहचान नहीं तो है आपको। बिल्कुल। काला पेंट थोड़ी करना है, तो आपने तो काला रंग कर सर एक चीज़ और था कि कोर्ट में और 2-3 चीज़ों को लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट होती, लैंग्वेजेस को लेके, हिंदी, इंग्लिश। हम लोग कहते हैं कि इंडिया है, सब लैंग्वेजेस को अप्रूवल मिला है, सब कुछ है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में हिंदी क्यों नहीं अलाउड है? देखो, वही पूर्वाग्रह हमारे कि देखिए नीचे की जितनी अदालतें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हैं जी, वहाँ सब में स्थानीय भाषा चलती है। बिल्कुल। ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर अंग्रेजी चलती है। स्थानीय भाषा में कोई बहस करना भी चाहे तो ज़्यादातर हाई कोर्ट उसको इजाज़त नहीं देते। ओके। कि नहीं, अभी पिछले कुछ समय से कुछ हाई कोर्ट के जज इजाज़त देने लग गए हैं। लेकिन मान लीजिए आपने दिल्ली के या बंगाल के या जम्मू के किसी जज को हम वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तमिलनाडु में, वो जो है तमिल भाषा नहीं समझता, नहीं जानता, तो वो समझेगा ही नहीं बहस को। तो ये एक बड़ी परेशानी है। तो जो भारत के संविधान में जो दिया हुआ है वो ये कि इंडियन जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए। ओके। इंडियन जुडिशियल सर्विस से नीचे से जब जज शुरू होगा
तो वो उसको पहले ही आप आईएएस की तरह अलॉट कर देंगे, तुम्हारा ये कैडर है। क्योंकि हर स्टेट से लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग तमिल से होंगे वो अपना वही कैडर चुनेंगे, या दक्षिण से होंगे तो दक्षिण के राज्यों को चुनेंगे ताकि वहाँ की भाषा की भी सुविधा रहे। बिल्कुल। फिर अगर आप उनको प्रमोट करते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे तो कम से कम हाई कोर्ट तक की समस्या तो हल हो गई कि हाई कोर्ट में वो अपनी स्थानीय भाषा में कोई भी वकील बहस कर सकता है, कोई भी जो लिटिगेंट है, कोई भी वादी प्रतिवादी है, वो भी बहस कर सकता है। क्योंकि इसमें वकील की कोई गुनाह थोड़ी, अगर वो हिंदी, मराठी या गुजराती में पढ़ाई करता और उसमें प्रैक्टिस करना चाहता है। देखिए, वो जो अपनी भाषा में पढ़ाई करते हैं उनकी योग्यता अधिक होती है, क्योंकि उन्हें भाषा के ऊपर नहीं अपना मेहनत करनी पड़ती। सही बात। यहाँ तो सिर्फ पब्लिक स्कूल में पढ़े बच्चे जो हैं वही अंग्रेजी, वैसे तो ग्रामर के उनकी भी ग्रामर बेकार होती है, लेकिन अंग्रेजी बोलने में वही तेज होते हैं, क्योंकि उन्हें पहली क्लास से ही अपनी मातृभाषा बोलने के ऊपर प्रतिबंध होता है। माँ बाप वो उसको स्कूल ये होता है कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो वो लोग ऊपर जाते आते आते ऊंची क्लासों तक वो अंग्रेजी बोलने में पारंगत हो जाते हैं। ठीक है सर, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, अभी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान है, दिल्ली चलो मार्च शुरू किया है, दिल्ली की ओर जाने वाले हैं, पुलिस रोक रही है, सील कर दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें हो रही, ट्रैवलिंग में, जाम में। आप इसे किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक पक्ष ये कहता है कि अगर किसान अपने अधिकार की बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो हमारे अधिकार का हनन क्यों कर रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन नहीं है। पहली बात, किसान पूरे देश के दुखी होने चाहिए थे अगर नीतियां गलत हैं तो। सिर्फ पंजाब के किसान दुखी तो नहीं है। बिल्कुल। एक और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसान पंजाब के अंदर गेहूं और चावल के की ही मैक्सिमम वो होती है, और चावल की 3-3, 4-4 फसलें लेता है वहाँ का किसान। ऐसी वैराइटीज चावल की आ गई हैं कि 3 महीने में पक के तैयार हो जाती है। ओके। तो और चावल को बहुत पानी चाहिए होता है, तो वो बरसाती इलाका तो है नहीं। चावल जो है बरसाती इलाकों में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ नेचुरल उन्हें पानी बहुत मिलता है। बिल्कुल। वहाँ यहाँ तो साल में 1 महीना भी बारिश नहीं होती पंजाब हरियाणा में, और यहाँ का किसान चावल ज़मीन के पानी निकाल करके ट्यूबवेल लगा करके बोता है, बिजली उसे फ्री मिलती है। फिर उसके बाद चावल निकाल लेता है तो वो जो बचती है पराली उसको वहीं जलाता है, ताकि क्योंकि 3 महीने में फसल लेनी है, तो अगली फसल की फिर तैयारी करनी है उसे। तो इससे एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, भूमि का जल दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये आंदोलन किसानों के भले के लिए, ना देश के भले के लिए। ये आंदोलन सिर्फ राजनीतिक आंदोलन है, चुनाव के समय शुरू हुआ। जहाँ तक उनका अधिकार की बात है, तो अधिकार तो हर व्यक्ति के बराबर है। मेरा सड़क के ऊपर प्रयोग करने का अधिकार है, आने जाने का अधिकार है, जिसको किसान रोक देते हैं। अभी यहाँ क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर भी जब बॉर्डर रोक दिए थे किसानों ने, और उधर वो एक तो सीएए का आंदोलन हुआ था, उन्होंने भी बॉर्डर रोक दिए। वहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल हुआ। बिल्कुल। आम लोगों को जहाँ 10 मिनट लगते हैं कहीं जाने में, वहाँ जाने में 2-2 घंटे लगने लगे, 2 घंटे 3 घंटे, या जा ही नहीं सकते। तो ये अधिकार जो है दोनों का समन्वय तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो इसीलिए सरकार ने एक जंतर मंतर जगह बना रखी है कि वहाँ आ जाओ, आंदोलन करो, तुम्हारी आवाज़ भी सुनी जाएगी, वो भी सुना जाएगा। वहाँ करते हैं लोग, लेकिन किसानों को नहीं करना, वहाँ अपने राज्य में भी नहीं करना, दिल्ली को घेरना है, क्योंकि उन्हें पता है सबसे ज़्यादा असर, पब्लिसिटी असर दिल्ली से ही मिलेगा। तो इसलिए ये आंदोलन है। अब दिल्ली से सीधा उत्तराखंड चलते हैं। यूसीसी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए समान कानून, कोई भी धर्म का आदमी हो। इसमें सबसे ज़्यादा विरोध जो होता है मुस्लिम समुदाय की ओर से किया जाता है, या कुछ नेताओं की ओर से, मुस्लिम की ओर से कह सकते हैं आप। उनका कहना है कि ये मेरा पर्सनल लॉ है, कि मैं मेरी ये पर्सनल चीज़ है, मैं तलाक कैसे लेता हूँ, मैं शादी कैसे करता हूँ।
फिर सरकार दखल क्यों दे रही है? आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ये संवैधानिक कर्तव्य है सरकार का यूसीसी लाना। जब संविधान लिखा गया था तभी ये सोचा गया था कि संविधान के जो सबके लिए एक जैसा कानून हो, इसलिए उसमें ये प्रोविज़न है, आर्टिकल 39 है शायद, कि जो है एक समान नागरिक संहिता होगी। ठीक है। अब ये हमारे कमज़ोरी रही है संविधान के बाद जितने सरकारें रही हैं कि उन्होंने समय समय पर हिंदू के नियमों में परिवर्तन करते रहे। बिल्कुल। वो भी तो पर्सनल लॉस थे, वहाँ भी तलाक देना ना देना था ही। तलाक का कोई प्रोविज़न नहीं था। एक बार शादी हुई 7 जन्मों के लिए शादी मानी जाती थी, तो तलाक का प्रोविज़न भी इंट्रोड्यूस किया, मेंटेनेंस का भी इंट्रोड्यूस किया, डेजर्शन का भी इंट्रोड्यूस किया। सारे प्रोविज़न 1955-56 में ही कानून बदल दिए। वहाँ क्यों नहीं बदले मुस्लिम में? वहाँ भी तो बदलना चाहिए था। बिल्कुल। अगर तभी एक जैसे कानून बना दिए जाते तो ये सवाल ही नहीं उठता। तब ये होता कि हाँ, सबको बराबर ट्रीट किया। अब जिस आदमी को आप छूट दे दो ना कि तुम्हारा, आप घर में अगर एक बच्चे के ऊपर वो करते रहो, दबाव डालते रहो, दूसरे को छूट दे दो, तो वो बिगड़ जाता है। फिर वो कहेगा मेरा अधिकार है ये सब तोड़ फोड़ करना, छूट दी है मुझे, मैं तो जैसे मर्जी करूँ, आवारागर्दी करूँ, कुछ भी करूँ। तो वो हाल हो रहा है हमारे यहाँ। मतलब आप चाहते हैं कि पूरे देश में यूसीसी लागू? मैं नहीं चाहता, ये संवैधानिक कर्तव्य है। अच्छा, इस देश का, तो सरकार को ये काम करना चाहिए। यहाँ की संसद का कर्तव्य है कि वो यूसीसी लागू करे। संविधान के अंदर ये लिखा है कि आपको सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लानी है। जिसके अंदर जो है आप उनके जितने कर्तव्य हैं समाज सिविल के हैं, उन्हीं के अनुसार सबके ऊपर एक ही कानून लागू। तलाक हो, एडॉप्शन हो, इनहेरिटेंस हो, प्रॉपर्टी डिवीजन हो, मेंटेनेंस हो, इन सब के लिए सबके ऊपर एक ही जैसा कानून हो, सभी एक जैसे लोग हैं। इसमें धर्म कहाँ से आ गया? सही बात है। आप सामाजिक दायित्व का पालन नहीं करते, पत्नी को जो है आप ठीक नहीं रखते, उसे 3 तलाक दे करके निकाल देते हो, तो इसमें आपका धर्म कहाँ से आ गया? ये तो आप सामाजिक दायित्व से भाग रहे हैं, या अपने लिए एक सुविधा खोज रखी है, या आप मेंटेनेंस नहीं देते, या आप प्रॉपर्टी को कहते हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे डिवाइड करूँगा। तो हिंदुओं के लिए तो ये सब बदलते गए समय से समय। बिल्कुल। कोपासनेरी का कानून बदल दिया, लड़की की प्रॉपर्टी राइट का कानून बदल दिया। ये अच्छे के लिए किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत हुआ, लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए होना चाहिए, बिल्कुल। सर, आपकी जर्नी की ओर चलते हैं, इतिहास की ओर चलते हैं। 1984 सिख विरोधी दंगे हुए, करीब 2800 सिख की सरेआम हत्या कर दी गई। उसकी जांच के लिए कमेटी बनती है, कमेटी के चेयरमैन आप हैं, मतलब वो उस वक्त थे। आपने जांच में क्या कुछ पाया था? देखिए, मैं 1984 के दंगों का स्पेशल कोर्ट भी रहा हूँ। ओके। ककड़ुमा में जो है उन पूरे शादाबाद ईस्ट दिल्ली के केस मेरे पास थे। 3 साल तक मैं इनका स्पेशल कोर्ट रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये कि पुलिस ने 200 केसों को इकट्ठा किया, एक FIR लिख दी। जहाँ मान लो त्रिलोकपुरी में 200 हत्याएं हुई, अलग अलग जगह पर हुई, अलग अलग घरों के सामने हुई, अटैक घरों के ऊपर हुआ, घर लूटे गए, कुछ हुआ। 200 हत्याओं का पुलिस ने एक त्रिलोकपुरी का केस बना दिया। बाप रे। तो 200 हत्याओं का जब एक केस बना तो उसमें जो मुलजिम थे वो भी 100 से ज़्यादा थे। तो 100 से ज़्यादा मुलजिम होने पर क्या होता था कि आप सुबह अदालत में केस हल होता, 100 मुलजिमों की हाजिरी लगाने में 11 बज जाते थे, 11 साढ़े 11। फिर पता चलता उसमें से 6 मुलजिम गैर हाजिर है, तो केस आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मुलजिम गैर हाजिर है। हाँ। तो 6 मुलजिमों का वारंट निकाले जाते। तो वहाँ क्या हो रहा था जब मेरे पास ये केस आया कि ऐसे केसों में प्लानिंग होती थी वकीलों की
कि इस बार ये 6 मुलजिम पेश नहीं होंगे, अगली बार ये वाले 6 पेश नहीं होंगे, अगली बार ये 6 पेश नहीं होंगे, 6, 5, 7 ऐसे। और वो केस जो है जज साहब हर बार तारीख दे देते थे और उनके वारंट निकाल देते थे। अगली तारीख से पहले उनके वारंट कैंसिल की एप्लीकेशन आ जाती थी, उनके वारंट कैंसिल हो जाते थे क्योंकि कोई ना कोई कारण देते थे वो, और अगली बार दूसरे नए मुलजिम कह रहा थे। तो जब मेरे पास केस आया तो मैंने सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को ये कहा कि इन सब केसों को अलग करके 200 चालान करो, 200 मर्डर हैं तो 200 चालान फाइल करो। बिल्कुल। तो वो 200 चालान फाइल हुए, तब हर केस अलग अलग ट्रायल हुआ। ओके। तब वो सारे केस जो है निपटे। यही चीज़ बाकी जब मैं कमीशन का मेंबर था, कमीशन में जब सुप्रीम कोर्ट के बाद ने पहले एक और कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने सारे केसों को एग्जामिन किया। कुछ केसों में उसे लगा कि एक्शन ठीक नहीं हुआ, उनको जो है उन्होंने रीओपन करने की सिफारिश की, लेकिन लगभग 195-96 केस ऐसे थे जिसमें उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता। तो जो वकील थे सिखों के, उन्होंने कहा नहीं जी, इनको री एग्जामिन किया जाए, कोई और कमेटी जज की बनाई जाए। तब मुझे कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो मैंने उन सबको री एग्जामिन किया। उसमें भी मैंने यही समस्या पाई कि बहुत से केसों को क्लब करके एक वो कर दिया। बहुत से केसों के अंदर ये हुआ कि मर्डर हुआ है एक्स का, चार्ज लगा है वाई के मर्डर का, तो जो गवाह आए वो तो एक्स के मर्डर की बात करेंगे। बिल्कुल। और वाई के मर्डर का चार्ज लगा हुआ है तो वो सारे बरी हो जाते मुल्जिम। और एक जो बात नोट की वो ये कि किस अपील करने की कोई जहमत नहीं उठाई उस सरकार ने, उस समय की सरकार ने। जितने केस बरी हुए किसी में अपील नहीं की। और जो एक साधारण उस समय का रवैया था जजों का, जो स्पेशल जज थे, वो ये कि जो भी एफिडेविट के ऊपर बयान आए हैं वो ज़्यादातर जो है एफिडेविट एनजीओस ने साइन करवा के भेजे थे। तो कुछ ना कुछ तो कंट्राडिक्शन होती है, तो थोड़ी बहुत कंट्राडिक्शन होने पर ही हर केस को खारिज कर दिया। अफजल गुरु, आतंकवादी अफजल गुरु, उसका भी डेथ वारंट आपने इशू किया था। एक्चुअली डेथ वारंट का मतलब क्या है? मतलब इसके बाद फांसी कब दी जाती है? इसका पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, जो सेशन कोर्ट होता है जो मर्डर केसेस ट्राई करता है, उसको सज़ा देने का अधिकार है या उम्र कैद या डेथ। ओके। तो जब वो सज़ा दे देता है, मान लो वो डेथ की सज़ा देता है सेशन कोर्ट, तो कानूनन ये केस जो है हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए जाता है। ठीक है। चाहे कोई पार्टी अपील करे या ना करे। अपील करे तो भी हाई कोर्ट उसको देखता है कि ये डेथ के सेंटेंस ठीक है या नहीं है, और ना करे तो कोर्ट को खुद ही भेजना होता है कंफर्मेशन के लिए सेशन कोर्ट को कि मैंने इस केस में डेथ सेंटेंस दिया है, आप इसको कंफर्म करिए। ओके। तो वो फाइल चल जाती है हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट ये देखता है कि इसमें डेथ सेंटेंस जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर डेथ सेंटेंस जस्टिफाइड होती है तो हाई कोर्ट जो है उसको अपहोल्ड कर देता है। वो उस समय हाई कोर्ट पूरा केस ही देखता है, एक किस्म से अपील। चाहे किसी ने अपील ना की हो तो रेफरेंस पर ही देखता है। पर जैसे अफजल गुरु में तो पार्टियों ने अपील की थी, तो हाई कोर्ट को देखना ही था। तो जब हाई कोर्ट एक बार देख लेता है और उसको कंफर्म कर देता है, तो फिर वापस वो उसी कोर्ट के पास भेज ऑर्डर करता है कि इसमें हमने डेथ सेंटेंस कंफर्म कर दी है, आप इसके वारंट इशू कर दो। ठीक है। ओके। उसके बाद प्रोसेस? तो अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता है कोई, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट अगर उसको कंफर्म कर देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट फाइल सेशन कोर्ट के पास भेजता है कि ये हमने कंफर्म कर दिया, आप डेथ वारंट सेंड कर। ओके सर, तमिलनाडु का काफ़ी जिक्र हुआ था क्योंकि सर उदयनिधि
MK स्टैलिन के बेटे, बयान देते हैं कि जो सनातन धर्म है डेंगू से तुलना करते हो, खात्मे की बात कहे। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं दो चीज़ों की तरह देखता हूँ। एक, ये जानबूझ कर दिया हुआ है बयान है। वहाँ कोशिश हो रहा है कि हम द्रविड़न और नॉन द्रविड़न डिवीज़न कर सकें। ओके। तो ये सिर्फ तमिलनाडु में नहीं हुआ, जैसे उसके बाद दूसरी एक स्टेट कर्नाटका के मिनिस्टर ने कहा कि हम अगर हमारे फाइनेंशियल वो नहीं करोगे तो हमें मजबूरन अलग राज्य मांगना पड़ेगा। तो वहाँ जो है एक पहले 1960 के दशक में द्रविड़न आंदोलन चला था, जब 3 भाषा का फार्मूला किया था, तो एंटी हिंदी मूवमेंट। जैसे हिंदी, भाई आपको ऑप्शन ही तो दी गई है बिल्कुल कि आप 3 भाषाएं पढ़ो, एक अपनी पढ़ो, एक अंग्रेजी पढ़ते ही हो, और एक कोई और भाषा पढ़ो। हिंदी कोई उस थोपी नहीं गई थी, लेकिन उन्होंने राजनीतिक कारणों से उसको एंटी हिंदी मूवमेंट बना दिया। अब देश की सांस्कृतिक एकता पहले से है, ये नहीं है कि हिंदी से सांस्कृतिक एकता बन जाएगी। इसी जी भारत का भाग्य है कि यहाँ भाषा के डिवीज़न होने के, टेरिटरी के डिवीज़न, उसकी डिवीज़न, 50 तरह के डिवीज़न होने के बाद भी राजनीतिक अलग अलग थे, राज्य अलग अलग थे, राजा अलग अलग थे, लेकिन भारत सांस्कृतिक रूप से एक था, क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक एक ही संस्कृति का प्रचलन है, वही पूजा पद्धति हैं, वही मान्यताएं हैं। शादी को उसी तरह एक आजीवन बंधन माना जाता है पूरे भारत में। ये नहीं है कि उत्तर में माना जाता है और दक्षिण में नहीं माना जाता। बच्चों के प्रति वही मोह और वही वो है कि इनको कैसे संस्कार देने हैं। नामकरण का होना है तो पूरे देश में एक ही वो है कि बच्चे का नामकरण होगा, उपनयन संस्कार होगा, बच्चा जब पढ़ने जाएगा तो उसका ये होगा। तो ये सांस्कृतिक एकता पूरे भारत में है। पहले जो हमारे विद्वानों की भाषा होती थी संस्कृत होती थी, और साधारण लोगों की भाषा स्थानीय होती थी, तो सांस्कृतिक एकता पूरे देश में एक ही है। जगतगुरु शंकराचार्य यहाँ के नहीं है, वो दक्षिण के हैं। उन्होंने पूरे भारत में अपने मठ बनाए, पूरे भारत की यात्रा की, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया, सांस्कृतिक रूप से उसको जागृत किया। तो ये डिवाइड राजनीतिक कारणों से कि हम जो है अपने साथ अपनी राजनीति को चमका लें, ये द्रविड़ मूवमेंट शुरू हो गई। और अंग्रेज़ों की एक और चाल थी कि आर्यन और नॉन आर्यन दिखा दिया, आर्यन को बाहर से आया बता दिया, और खुद अपने आप को सबसे प्योरेस्ट आर्यन कहने लगे। दक्षिण जर्मनी का जो हिटलर था वो तो अपने आप को आर्यन की प्योरेस्ट फॉर्म मानता था कि आर्यन तो हम हैं, और उनका यही था कि ये आर्यन वहाँ से आए हैं और गोरे होते हैं। तो ये जो डिवीज़न था ये अंग्रेज़ों की चाल थी, इसके अंदर बहुत से लोग फंसे, तो द्रविड़ के लोग भी फंस गए। तो उनका यही था कि अब जो ये मूवमेंट है ये वही है, उत्तर दक्षिण की डिवीज़न करके एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। मेरे ख्याल जनता समझदार है, वो ऐसे हथकंडों में बार बार नहीं पड़ती, पड़ गई एक बार। बिल्कुल। हाँ सर, थोड़ा सा सवाल लेंगे कानून से जुड़े हुए, जो मतलब मुझे लगा कि लोगों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहला सवाल ये था कि अगर कोई आम इंसान, जैसे अगर मैं वकील नहीं हूँ, तो क्या मैं अपना केस लड़ सकता हूँ, और वो कैसे? कानून में कोई ऐसा निषेध नहीं है कि आप अपना केस नहीं लड़ सकते। अच्छा। आपको वकील करना ही करना है। लेकिन परेशानी यहाँ आती है कि कानून की भाषा बड़ी टेक्निकल हो गई है कि आपको अपनी पिटीशन में ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़ लिखनी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो दावा डिसमिस हो जाएगा। ठीक है। तो वो ज्ञान जो है वकीलों को ज़्यादा होता है। बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए वकील मजबूरी है। लेकिन एक बार पिटीशन दाखिल हो जाए
उसके बाद हर व्यक्ति अपना केस खुद लड़ सकता है। अच्छा, ओके। दाखिल होते समय भी अगर वो ये टेक्निकल चीज़ें सीख ले तो वो खुद डाल सकता है। उसके लिए वकील करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आखिर तक फिर वो अपना केस बहस भी कर सकता है, सब कर सकता है। ठीक है। और जज के बाध्य है उसको सुनने के लिए। ठीक है। एक चीज़ और था सर कि जब भी हम लोग देखते कोई फिल्मों में गवाही जब कोई देने आता है तो गीता पर हाथ रखता है और कहता है कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये क्या है, एक मिथ है या सच में ऐसा कोर्ट में होता है? देखिए, हमारी अदालतों में ये कसम तो दिलवाई जाती है कि जो बोलोगे सच बोलोगे, धर्म से कहो सच बोलोगे। लेकिन न किसी पुस्तक पे हाथ रखवाया जाता है, ना ही गीता पर, ना कुरान पर, ना किसी पर। उसके ईमान पर ही निर्भर करते हैं कि हाँ जो ये कह रहा है, अगर ये कह रहा है कि मैं सच बोलूँगा तो सच बोलेगा। हालांकि कसम खा के भी लोग झूठ बोलते हैं, खूब झूठ बोलते हैं। बिल्कुल सर। पेंडिंग केसेस का भी जिक्र होता है कि बहुत से मामले, छोटे छोटे चोरी के मामले जैसे हुए, ये केसेस इतने समय तक पेंडिंग रहते, सालों सालों तक, जब तक न्याय के लिए वो आदमी परेशान रहता। इसका कोई सॉल्यूशन है पेंडिंग केसेस? देखिए, हमारी जुडिशरी आम आदमी के लिए सेंसिटिव है नहीं। इसमें ना तो कानून की कमी है ना वो है। मैं इसमें ये मानता हूँ कि जुडिशरी की सेंसिटिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे केसेस निपटाने में ना तो ज़्यादा मेहनत लगती है ना समय लगता है, सिर्फ आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। ओके। अगर जज ये ठान ले कि मैं अपने कोर्ट को एक नियमित ढंग से बिना एडजॉर्नमेंट दिए, बिना तारीख दिए ढंग से चलाऊंगा तो 10 से 5 के बीच में काम करके वो जितने भी पेंडिंग केस छोटे छोटे हैं निपटा सकता है। अच्छा। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे जजों को न तो इस बात के लिए सेंसिटाइज किया जाता है, न उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरह आम आदमी की समस्याओं को हल करें। यहाँ तो जज जो हैं, आज की हालत ये है कि हर चीज़ के लिए वकील पर निर्भर है। वकील से कहेंगे वकील साहब मेरे को अथॉरिटी ला के दो, क्या है वकील साहब इस पॉइंट के ऊपर अथॉरिटी ला के दो। भाई, तुम्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से किताबों के लिए पैसा मिलता है, कंप्यूटर मिलता है, इंटरनेट की सुविधा मिलती है, घर में थोड़ा सा समय लगाओ या कोर्ट में बैठ के समय लगाओ तो तुम खुद भी ढूंढ सकते हो। बिल्कुल। लेकिन ना तो मेहनत करने के लिए राजी है, ना ही सेंसिटिव है आम जनता के प्रति। गवाहों को बार बार वापस भेजना, तो समय पर केस का फैसला नहीं देना, केस का फैसला रिजर्व कर लो, उसके बाद भूल जाओ, 3-3 महीने फैसला नहीं दो। तो ये हमारी जजों की कमी है जो अपने आप को जज न मान के बाबू मानने लग गए। कि हम तो नौकरी करने आते हैं। सर, एक चीज़ था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप सबको क्लियर करें। एक आदमी, उसके ऊपर कब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा? अगर वो कोर्ट की आलोचना करता है तब, या अगर केस की आलोचना करता है तब, या जज की आलोचना करता है तब, या आदेश की आलोचना करता है तब? देखिए, जितने भी ऑर्डर कोर्ट देते हैं, ये माना जाता है कि कोर्ट ने नियम के अनुसार ऑर्डर दिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, कोर्ट ने नियम के अनुसार ऑर्डर नहीं दे, तो आप उस ऑर्डर में 50 वो निकाल सकते हो गलतियाँ। ओके। और अपील में यही होता है। जब आप अपील करते हो ऑर्डर की, तो उसमें आप यही तो बताते हो ना कि इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये नहीं किया, ये नहीं किया, जज ने ये नहीं देखा, इस गवाह को नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, और गलत ऑर्डर दे दिया। ओके। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी भी ऑर्डर की आलोचना के ऊपर नहीं लगता, अनलेस कि आप जज की मंशा के ऊपर वो करो कि जज मिल गया, जज ने पैसे खा लिए, जज ने जानबूझकर मेरे खिलाफ ऑर्डर दिया, जज पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो जज के चरित्र पर जब आप उंगली उठाते हो, जब उसको वो क्रिमिनलाइज करते हो, तब आपका कंटेम्प्ट बनता है। ओके। मतलब आदेश के ऊपर, आदेश को आप क्रिटिसाइज करो कि ये गलत है, ये कानून के अनुसार नहीं है, इसमें ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ऐसा पहले ये ऐसे फैसले हुए हैं, ये उन फैसलों से उलट है, जितना मर्जी हो। बिल्कुल ठीक है सर। सर, समय हो चुका है, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।